हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप जीके के इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का आइकन प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नया वीडियो अगर हम अपलोड करें तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यह समझें कि भार जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, ठीक है। और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी अपेक्षा चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वह 1/6 होता है, यानी कि जो भार भी है वह पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर 1/6 होगा। तो यहाँ पर लड़के का जो भार है वह पृथ्वी पर दिया हुआ है 600 न्यूटन, तो चंद्रमा पर उस लड़के का भार हो जाएगा 600 × 1/6। तो यहाँ पर कट गया तो हो गया 100, यानी कि चंद्रमा पर जो भार होगा उस लड़के का वह होगा 100 न्यूटन। अगला सवाल देखें दोस्तों, निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। तो देखिए, हमारे सौरमंडल में 4 पार्थिव ग्रह हैं। अब सबसे पहले समझें कि ये पार्थिव ग्रह क्या होते हैं। तो कठोर सतह वाले जो भी ग्रह होते हैं उनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, और यह संख्या में 4 हैं। इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो यहाँ पर यह जो बृहस्पति है यह पार्थिव ग्रह नहीं है, और बाकी के जो 4 ग्रह होते हैं जिनमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होते हैं, तो इन्हें गैसीय ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और जो पार्थिव ग्रह होते हैं इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, और जो गैसीय ग्रह होते हैं इन्हें बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। जब साबुन को जल में घोला जाता है तो जल का पृष्ठ तनाव जो होता है वह घट जाता है, और इसी पृष्ठ तनाव के घटने के कारण जल में यह झाग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को पचाने में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो भोजन जो होता है उसे पचाने के लिए मुख्य रूप से हमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर एंजाइम जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बाइड है इसका रासायनिक सूत्र होता है CaC2, ठीक है। और जब इस पर हम जल डालते हैं तो एसिटिलीन गैस जो होती है वो बनती है। अब एसिटिलीन गैस का जो रासायनिक सूत्र है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वह होता है C2H2, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्न में से किस जगह पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन है मृत सागर में। ऐसा इसलिए कि किसी भी वस्तु का जो क्वथनांक होता है वह वायु के दबाव पर निर्भर करता है, यानी कि वायु का दबाव जहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर पानी का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा, और वायु का दबाव जहाँ पर सबसे कम होगा तो वहाँ पर पानी का क्वथनांक जो है वह भी उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर जो मृत सागर दिया हुआ है तो यह धरातल से भी काफ़ी नीचे जगह है, तो यहाँ पर वायु का दबाव सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए पानी का जो क्वथनांक है वह मृत सागर में सबसे ज़्यादा होगा। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना जो है वह आरएनए का मुख्य कार्य होता है। और आरएनए जो होता है इसका पूरा अर्थ होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और यह प्रोटीन संश्लेषण तो करती ही है, साथ ही में यह कोशिका के अंदर संदेशवाहक यानी कि मैसेंजर का भी काम करता है, ठीक है। अगला सवाल देखें दोस्तों, समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। न्यूऑन्स कहा जाता है जो समुद्र की सतह पर वनस्पति पाई जाती है, और ये जो वनस्पति होती है यह नमकीन पानी में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। मेंडलीफ जो है इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसे बनाई थी, और यह जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें मेंडलीफ जो है उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर सजाया था। और यहाँ पर ऑप्शन बी में न्यूलैंड दिया है, तो इन्होंने सबसे पहले
तत्वों का वर्गीकरण किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर से याद रखें। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेट्रोल इंजन में जो कार्बोरेटर है वह होता है। अब यहाँ पे समझे कि कार्बोरेटर जो है इसका काम क्या होता है। तो कार्बोरेटर जो होता है वह इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ में आवेशित करता है, यानी कि आप इसे ऐसे समझें कि यह इंजन में हवा और पेट्रोल को आपस में मिलाता है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है, न्यूटन के गति का पहला नियम जो होता है वह जड़त्व की व्याख्या करता है। देखिए, ये जो न्यूटन का पहला नियम है यह क्या बताता है कि किसी भी वस्तु की स्थिति या दिशा में बिना किसी बाहरी बल के हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखें दोस्तों, किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्टीमीटर जो होता है इसका उपयोग ऊंचाई को मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है हाइड्रोमीटर, तो इससे हम द्रवों के अपेक्षित घनत्व को मापते हैं। और ऑप्शन बी में लिखा है प्लानीमीटर, तो इससे मानचित्र पर हम क्षेत्रफल को मापते हैं। और ऑप्शन डी में है बैरोमीटर, तो इसके द्वारा हम वायु के दबाव को मापते हैं, यानी कि वायु दाब को मापते हैं। चलिए अगला सवाल देखें, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका पाचन सबसे पहले मुंह में होता है। देखिए, होता क्या है कि हमारे लार में टैलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। और सवाल यह भी आता है कि कौन सी चीज़ जो होती है वह हमें तत्काल ऊर्जा देती है, तो वह कार्बोहाइड्रेट होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लें, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्स्टेड के द्वारा। आर्स्टेड ने सबसे पहले बताया था कि जो विद्युत धारा होती है वह चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, अगला सवाल देखें, परमाणु विद्युत रूप से आवेशित होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदासीन रूप से यह आवेशित होते हैं परमाणु। देखिए, होता क्या है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होती है और इन दोनों की संख्या बराबर होती है। इसके कारण जो पॉजिटिव आवेश है और निगेटिव आवेश वो दोनों बराबर होते हैं। इसके कारण जो परमाणु होती है वह विद्युत रूप से उदासीन होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गामा किरण जो है वह कोबाल्ट 60 से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, धातु की 4 गेंद सूर्य प्रकाश में रखा गया है, कौन सी सबसे अधिक इनमें से गर्म होगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तांबा की जो गेंद होगी वह सबसे ज़्यादा गर्म होगी। ऐसा इसलिए होगा कि तांबा जो है इन चारों में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। और तांबा के बाद कौन सी गर्म होगी? तो वह होगी एल्यूमिनियम। और उसके बाद लोहा की जो गेंद होगी गर्म होगी और सबसे कम गर्म होगी वह मैग्नीज की। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्प्लीन जो होती है इसी को ब्लड बैंक कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो रक्त कणिकाएं होती हैं वह यहीं स्प्लीन यानी कि प्लीहा में संग्रहित इकट्ठी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लें, सीमेंट और अस्थियों यानी कि हड्डियों दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम जो होता है वह सीमेंट और अस्थि दोनों में पाई जाती है और इनको यह मजबूती प्रदान करती है। अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है 1350 ग्राम जो है वह हमारे मस्तिष्क का वजन होता है। और मस्तिष्क से संबंधित एक और सवाल बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग का नाम क्या है? तो उसका नाम होता है प्रमस्तिष्क और इसे सेरेब्रम भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देख लें, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, यानी कि ट्रिगर का काम कौन सा करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है, न्यूट्रॉन जो होता है इसी का इस्तेमाल जो कृत्रिम रेडियो एक्टिव विखंडन की प्रक्रिया जो होती है उसको शुरू करने के लिए
न्यूट्रॉन का उपयोग ट्रिगर के रूप में हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और एक सवाल और आता है कि मिक्स ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो वह जो पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय जो होती है इसे मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखें। बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉपलर प्रभाव जो है इसी पर आधारित है यह बिग बैंग थ्योरी। और इस सिद्धांत यानी कि डॉपलर प्रभाव के अनुसार हमारी जो आकाश गंगाएं हैं वह लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इससे यह पता चलता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसका लगातार विस्तार हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दालों से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन जो है वह मुख्य रूप से हमें दालों से मिलती है, लेकिन इसके अलावा फॉलिक एसिड, निकोटीनिक एसिड और फॉस्फोरस जो होता है वह भी कुछ मात्रा में हमें दालों से मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोफोन जो है इसका उपयोग हम करते हैं पानी के अंदर आवाज़ को सुनने के लिए। तो दोस्तों ये थे साइंस जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों जीके के इसी तरह का वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नया वीडियो अगर हम अपलोड करें तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।